पूछने का कि आप लोग अपने घर पे अपने पेरेंट्स से पूछकर आएंगे कि दक्षिण दिशा का क्या है। सभी धर्मों में मानते हैं कि उधर की तरफ कोई भी शुभ कार्य न किया जाए, कोई भी कास्ट हो। तो क्या आपके घर वाले या आपके बड़े बुजुर्ग, आपके दादा दादी नाना नानी जो भी बड़े हैं घर में, क्या वो इस चीज पे आपको कुछ बता सकते हैं, क्या कुछ कह सकते हैं? अच्छा, होमवर्क करने में लेट हो गए तुम लोग, कोई बात नहीं, आज फिर कर लेना। हाँ, बीच में संडे आ गया। हाँ तो संडे आ गया ना, लपकड़ हो तुम सारे भूल गए। बुक्स किस किसने नहीं निकाली वैसे अब तक? आशु। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक और होमवर्क दिया था आप लोगों को। हमें चैप्टर पढ़ना है बच्चे काम पर जा रहे हैं, उससे रिलेटेड क्या वर्क दिया था आप लोगों को? छोटे बच्चों के बारे में कुछ कहा था ना कि जो बच्चे काम पर जाते हैं उनके बारे में कुछ सोच के पढ़ के आना, देख के आना। मैंने कहा था लेखक के बारे में हम बाद में बात करेंगे, राजेश जोशी, उनके बारे में मैं कुछ बताऊंगी। और जो बच्चे काम पे जाते हैं उनके बारे में कुछ रिसर्च करके आने की। कोई आया करके? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, उसके बारे में भी हम चैप्टर पढ़ते हुए डिस्कस करेंगे। एक मैं आप लोगों को स्टोरी बता रही थी यमराज की दिशा पढ़ाते हुए। अगर हिंदू पौराणिक ग्रंथों की बात करें, रामायण महाभारत ये भी पुराण है, ये तो पता होगा आप लोगों को। वेद, वेद के बाद पुराण, पुराण के बाद उपनिषद, इस तरह से हमारे धार्मिक ग्रंथ आते हैं। वेद तो फिक्स है, 4 होते हैं, ठीक है। उसके बाद पुराण हमारे कितने आते हैं? नहीं पता? 18 पुराण होते हैं, उनमें से मुख्य रूप से जो आते हैं रामायण और महाभारत आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पौराणिक कथाओं की। जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, यानी कि 18 के 18 से रिलेटेड, उन सब में 2 नाम तो मुझे याद है। जो व्यक्ति माने जाते हैं कि सशरीर यमराज के घर गए हैं, सशरीर से मतलब शरीर के साथ, नहीं तो जो भी मान्यताएं हैं, चाहे वो पौराणिक कहिए चाहे उससे हटके कहिए, आगे की पीछे की सारी, उनमें यही है कि मृत्यु के बाद मानव का जो आत्मा है शरीर की, सिर्फ वही यमलोक में जा सकती है, शरीर के साथ कोई नहीं जाता। तो मेरे पास 2 नाम हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगी। क्या आप लोगों को एक भी नाम याद है? आई होप कि एक नाम आप लोगों को पता होगा। नहीं, तेरे को भी पता तो इसका मतलब नहीं किसी को याद आ रहा है क्या? कोई नाम याद नहीं आ रहा है? पूरे जितना भी हमारा धार्मिक इतिहास है या कुछ भी ऐतिहासिक तथ्यों में अगर हम झांक कर देखते हैं, तो सिर्फ एक व्यक्ति है जिसको यमराज ने खुद परमिशन दी थी कि आप यहाँ पर सशरीर आ सकते हैं। वो थे युधिष्ठिर। स्वर्ग की सीढ़ी बनाई गई थी और वो अपने रथ में सवार होकर स्वर्ग गए थे शरीर के साथ। उनकी मृत्यु नहीं मानी जाती पौराणिक ग्रंथों के नहीं, एक बोला था। और इसके साथ भी एक कथा है कि जो धर्मराज युधिष्ठिर थे, उनका रथ जमीन से 4 गुण ऊपर चलता था, मतलब जमीन पे वो ट्रेवल नहीं करते थे, उनका रथ जमीन से ऊंचा रहता था। लेकिन जो वो द्रोणाचार्य वाला घटना हुई थी ना, कि द्रोणाचार्य के पुत्र को अश्वत्थामा नाम था, और उस समय पे उन्होंने हाथी के लिए जो कृष्ण का साथ दे दिया था झूठ बोलने में, कही थी उन्होंने बात पूरी कि अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं हाथी। परंतु वो हाथी उन्होंने जानबूझ के धीरे से बोला था और कृष्ण ने उस समय शंखनाद कर दिया। द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण वही झूठ था। तो इस वजह से उनका रथ जमीन पर उतर गया। परंतु फिर भी उसके अतिरिक्त उन्होंने अपने जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं की जिससे कि किसी को हानि हो या कष्ट हो। तो उनका जो यमराज थे, उन्होंने उनको सशरीर आने की परमिशन दी थी। इसके अतिरिक्त एक और नाम आता है नचिकेता। हम बात कर रहे थे यमराज की दिशा की, तो नचिकेता की जो कहानी है वो भी यमराज से ही रिलेटेड है। वो यमराज के घर गए थे। इसके अतिरिक्त अगर आप नचिकेता के बारे में जानकारी करते हैं, अभी मैं कहानी बताऊंगी उससे आपको पता चलेगा। उसके बारे में एक और चीज फेमस है, अपनी आयु के सबसे छोटे विद्वान नचिकेता रहे हैं। 7 से 9 वर्ष की आयु थी जब वो अपनी जिद में यमराज के घर चले गए थे। यमराज से उन्हें कुछ वरदान प्राप्त हुए थे। उन वरदानों के माध्यम से उन्होंने 11 से 13 वर्ष की आयु में संसार के समस्त ग्रंथ पढ़ डाले। सबसे बड़े विद्वान सबसे छोटी आयु के वो माने जाते हैं। नचिकेता के बारे में जो कथा प्रचलित है, क्योंकि हम यमराज के घर जाने की बात कर रहे हैं इसलिए मैं बता रही हूँ ये कहानी। उनके इसमें आता है कि नचिकेता के पिता थे वाजश्रवा, उनका नाम था ऋषि वाजश्रवा।
अधिक आयु में, थोड़ी आयु हो जाने के बाद उनको नचिकेता नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो उन्होंने एक यज्ञ किया था, विश्वजीत यज्ञ। उस यज्ञ में उन्होंने प्रण किया था कि मैं अपनी सारी धरोहर, सारी संपत्ति जो भी मेरे पास है, मैं सब कुछ दान कर दूंगा। जब उनका वो यज्ञ पूर्ण हुआ, विश्वजीत यज्ञ, तो उन्होंने अपने पास जितनी भी संपदा थी सारी ब्राह्मणों में बांट दी। उनके पास कुछ गायें भी थी, परंतु वो गायें आयु में वृद्ध थी, निर्बल और कमजोर। अब आप जानते हैं अगर कोई गाय लेने जाएगा, खरीदने जाएगा, तो वो क्यों लेगा उसको? उसके दूध के लिए, आने वाली उसके संतति के लिए, कि आगे उसकी भी बच्चियां वगैरह होंगी तो हमारे घर में काम चल जाएगा। लेकिन वो गाय सारी असहाय और निर्बल थी, ना ही तो वो बच्चे दे सकती थी फ्यूचर, और ना ही उनका दूध होता था। तो जो ये नचिकेता थे, इनकी आयु छोटी थी, 7 से 9 वर्ष की आयु मैं बता रही हूँ। ये छोटी आयु के बच्चे थे। जब उनके पिता वालश्रवा ने वो गायें दान की, तो उनके मन में आया कि मेरे पिता ने ऐसी बूढ़ी और लाचार गायों को अपने घर से क्यों निकाल दिया, जिनका लेने वाले को भी कोई लाभ ना हो और शायद वो उनको लेके खुश भी ना हो। उनकी तो मेरे पिता को और मुझे सेवा करनी चाहिए थी, ना कि उन्हें घर से निकालना चाहिए था। क्योंकि आप लोग जानते हो, ब्राह्मण हिंदू संप्रदाय में और ब्राह्मणों के यहाँ माना जाता है गाय की सेवा करनी चाहिए, सबसे ज्यादा वो लोग करते हैं। तो नचिकेता को ये बात बहुत अखरी, और उसने अपने पिता से प्रश्न किया कि आपने इन गायों को दान में क्यों दिया? तो उनके पिता ने कहा कि क्योंकि मैंने प्रण किया था मैं अपनी सारी संपदा इस व्रत के बाद दे दूंगा, इस यज्ञ के बाद, तो मैंने अपनी सारी संपदा में मेरी गायें भी आती हैं, मैंने उनको भी दान कर दिया। तो नचिकेता को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अपने पिता से पुनः प्रश्न किया कि जिस प्रकार आपने गायें दान की हैं अपनी संपदा मानकर, गौ को माता कहते हैं कि आपने गौ माता का दान किया, तो मैं भी तो आपका पुत्र हूँ। अब आप मुझे ये बताइए, आप मुझे किसे दान देंगे? भाई संपत्ति में तो मैं भी आता हूँ। अगर देखा जाए तो पुत्र पुत्री जो है, संतान जो है, वो भी एक प्रकार की संपदा मानी गई है। तो पहले तो उन्होंने इसका प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया वालश्रवा ऋषि ने, परंतु बार बार नचिकेता के पूछे जाने पर खिन्न होकर, परेशान होकर उन्होंने कहा, जा मैं तुझे यमराज को दिया। अब जो नचिकेता थे, आज्ञाकारी पुत्र थे, हम पुराणों की बात कर रहे हैं, पुराने समय की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने पिता के चरण छुए और आज्ञा मांगी, ठीक है आपने मुझे यमराज को दान कर दिया, आप मुझे बताइए मैं यमराज तक कैसे पहुंचूंगा। अब चूंकि वो ब्राह्मण थे, वो अपनी कथनी और करनी दोनों को एक समान रखते हैं, अपनी कथनी पर वो कभी भी संशय नहीं आने देते। अब वालश्रवा को एहसास तो हो गया कि उन्होंने गलती की है, परंतु वो नचिकेता के स्वभाव से भी परिचित थे कि वो बहुत जिद्दी हैं और मानेंगे नहीं। तो उन्होंने नचिकेता को यमराज की दिशा बता दी कि आप उधर चले जाइए। नचिकेता बिना कुछ खाए पिए लगातार चलते रहे और फाइनली वो यमराज के घर तक पहुंच गए। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हम मनुष्य में हम नहीं जा सकते, लेकिन अगर हमारे धार्मिक पुराण और ग्रंथ देखें तो जितने भी व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण उसमें हैं, चाहे वो राजा महाराजा भी, क्षत्रिय हैं, वो लोग भी गए हैं। क्षत्रियों में किसी का नाम पता है जो इंद्र तक पहुंचे हों या और किसी भगवान तक पहुंचे हों? बहुत सारे आपके भक्त बन के, जैसे रावण है, शिव तक पहुंचे थे, शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे। और राजा दशरथ हैं, उन्होंने इंद्र के साथ मिलकर देवासुर संग्राम में भाग लिया था, तो वो इंद्र के दरबार में गए थे। क्योंकि हम मानते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं सब ऊपर निवास करते हैं। तो ये पुराने समय की बात है, पुराणों में ये ग्रंथ में, पौराणिक ग्रंथ में ये चीज लिखी है कि नचिकेता यमराज के घर तक पहुंच गए। परंतु क्योंकि वो शरीर के साथ गए थे, तो यमराज के जो दूत थे उन्होंने उनको गेट पर रोक लिया और बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते, शरीर के साथ यहाँ पर आना वर्जित है, मना है इस चीज की। अब क्योंकि यमराज वहां पर थे नहीं, यमराज कहीं गए हुए थे बाहर, तो नचिकेता बिना कुछ खाए पिए गेट पर बैठे रहे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन व्यतीत हो गए। चौथे दिन यमराज आए और उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण बालक उनके द्वार पर बैठा है। उन्होंने उससे बात की और पूछा, तो उन्होंने अपने आने का कारण बता दिया नचिकेता ने कि मेरे पिताजी ने आपको मुझे दान में दे दिया, तो मैं आपकी वस्तु हो गई, आपकी चीज हो गई, आपके लिए हो गया, अब आपको जो करना है आप कर लीजिए। तो यमराज जो थे उन्होंने बालक की क्षमता को देखकर, उसके दृढ़ निश्चय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि मैं आपको 3 वरदान देता हूँ, आप जो भी चाहे मांग सकते हो। तो नचिकेता ने पहला वरदान मांगा कि जब मैं, उसके जो पिता थे वालश्रवा बहुत अधिक क्रोधित थे, उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आ जाता था। नचिकेता ने पहले वरदान में मांगा कि जब मैं अपने घर जाऊं तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वो मुझे पहचाने। यमराज ने तथास्तु कही। दूसरे वरदान में उसने मांगा
मांगा कि संसार का सबसे बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति मैं बनूं और मुझे संसार में जो दुख है उसको दूर करने का कारण बताए, मतलब मैं संसार के दुख को दूर कर सकूं। यमराज ने यहाँ भी तथास्तु कह दिया। फिर नचिकेता ने तीसरा वरदान मांगा और यमराज से कहा कि मनुष्य मरकर कहाँ जाता है, मृत्यु के पश्चात उसका क्या होता है, और मृत्यु के लिए मरने के बाद उसे किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। यमराज ने उससे कहा इस प्रश्न को छोड़कर कोई भी वस्तु तुम मांग लो, बस ये प्रश्न मत करो। परंतु हम यमराज की सावित्री वाली कथा से भी अनभिज्ञ नहीं है, जानते हैं ना सावित्री ने कितनी हटी थी और यमराज ने उसके बाद पूरे किए थे। तो यहाँ पर नचिकेता की हट आती है, वो कहता है जानना तो यही है, इससे अलग मुझे कोई प्रश्न ही नहीं करना। क्योंकि दूसरे वरदान में नचिकेता को यमराज विद्वान होने का दे चुके थे, तो उनकी बुद्धि जागृत हो चुकी थी, तो उन्होंने बौद्धिक प्रश्न किया। फाइनली जब नचिकेता टच से मस नहीं होते अपने निर्णय पर, तो यमराज उसे बताते हैं कि मनुष्य का मृत्यु के बाद क्या होता है, कैसे होता है। सार ये है उनका, पूरी बातें कहीं भी आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी, सार मिलता है कि जो मनुष्य पूरा जीवन सत्य के मार्ग पर चलता है, किसी का अहित नहीं करता, ना ही चाहता, मन वचन काय से सात्विक बन के रहता है, ना ही दूसरों का बुरा करता है, ना ही चाहता है, उस व्यक्ति को मृत्यु के समय जरा भी कष्ट नहीं होता। आप लोगों ने ये चीज सुनी होगी, कोई व्यक्ति है कई साल बिस्तर पे पड़े रहता है, बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है, आज मरा कल मरा और फिर भी नहीं मरता, बहुत लंबा समय उसको पीड़ा सहनी पड़ती है। और कुछ व्यक्ति सेकंड भी नहीं लगती, अभी खड़े थे पता चला हम तो अंदर से मिलकर आए हैं और वापस गए तो पता चला है नहीं हो रही हम। तो ये है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कभी कोई बुरा नहीं किया, उनकी मृत्यु सहज और सरल होती है। और बाकी अगर हम बुराई के मार्ग पर चलते हैं तो हमारी मृत्यु बहुत कष्टकर होती है। ये थी नचिकेता की कहानी। फिर वो यमराज के दरबार से लौट के आते हैं और विश्व के सारे ग्रंथों को कंठस्थ करते हैं, सारों को याद कर लेते हैं और बहुत ही छोटी आयु में एक बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं। क्योंकि मैंने आपके सामने ये बात कही थी कि मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा टॉपिक था, तो मैंने इसलिए स्टोरी को डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं आज के अपने चैप्टर पर। राजेश जोशी का बच्चे काम पर जा रहे हैं, बहुत ही मार्मिक और हृदय विदारक, यानी कि दिल को छूने वाला और दिल को टीस देने वाला, जिसे पढ़कर आपको वास्तव में थोड़ा दुख होगा, थोड़ी सी छोटे बच्चों के प्रति सहानुभूति आएगी, आपके मन में भावना होगी, आप चाहेंगे कि आप उनके लिए कुछ कर सकें। ऐसी ये घटना है, ऐसा ये माहौल है, ऐसा ये समय है जो लेखक ने वर्णित किया है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लेखक हैं हमारे, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, सभी में आपको इस तरह के लेखक मिलेंगे जिन्होंने इस पर अपनी लेखनी चलाई है। जरूरी नहीं है बाल मजदूरी के लिए लिखें, लेकिन हर तरह का, जैसे स्त्रियां काम करती हैं, कहीं ना कहीं इसमें भी दर्द है, घर का जो कार्य है उसके अतिरिक्त महिलाओं को शारीरिक श्रम कौन सा वाला, मजदूरों वाला करना पड़े तो वो भी दुखद बात होती है। एक होता है घरेलू कार्य करना और एक होता है मजदूरी वाला कार्य करना, दोनों में अंतर है। कुछ सामाजिक दृष्टि से देखें, शारीरिक दृष्टि से देखें, कुछ ऐसे कार्य हैं जो स्पेशली सिर्फ मेल पर्सन के लिए भी रखे गए हैं, क्योंकि जो स्त्रियां हैं वो कोमलांगी कही गई हैं, कोमल अंगों वाली, शारीरिक रूप से थोड़ी कमजोर कही गई हैं। आज के टाइम पे टक्कर सब दे रहे हैं, जेंट्स भी, किसी होटल में आप चले जाओ, शेफ आपको मेल मिलेंगे, खाना बनाने का काम पुरुष कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें वो नहीं, लड़के नहीं कर सकते या लड़कियां नहीं कर सकती। डांस की कोरियोग्राफी आप देखो, नृत्य कला जो है पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों का कहना मानी गई है, लेकिन आप कोरियोग्राफर देखो 90% आपको मेल मिलेंगे, ठीक है। तो अब सारी चीजें चल रही हैं, परंतु हम शारीरिक श्रम की बात करें, अपने घर में भी आप कहीं देख सकते हो, कहीं भी थोड़ा वजन उठाने की किसी चीज की बात आएगी, लेडीज पीछे हो जाती है, जेंट्स को आगे कर दिया जाता है, फैक्ट है, होता है। तो जब स्थिति के विपरीत हमें देखने को मिलता है तब हमें पीड़ा होती है। पीड़ा कब होती है? जब खुद से किया जाए तो पीड़ा नहीं होती, जब मजबूरी में किया जाए तो पीड़ा होती है। अभी राजेश जोशी जी के बारे में जानिए। सन 1946 में राजेश जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में हुआ था। 1946 यानी 1946। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की ओर अपने कदम बढ़ाए। इन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापक के रूप में भी कार्य किया। इनकी कविताओं के अनुवाद अनेक भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन भाषा में भी प्रकाशित हो चुके हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी
इनकी रचनाएं देखिए। राजेश जोशी जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। एक दिन बोले के पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी। नेपथ्य से मतलब समझते हैं, कभी कभी क्वेश्चन भी कर लिया करो। नेपथ्य कहते हैं बैकग्राउंड को, कर्टन के पीछे, पर्दे के पीछे से जो आवाज आती है उसे नेपथ्य कहते हैं। मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं क्लास में, कॉरिडोर के बाहर से जो साउंड आ रही है, कोई आवाज लगा रहा है, वो नेपथ्य है, पीछे से आने वाली आवाज। दो पंक्तियों के बीच उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने भूमिका का कल्पतरु यह भी के नाम से भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना की और मायाकोवस्की की कविता का पतलून पहिना बादल नाम से अनुवाद किया। इनकी काव्य संग्रह की और अनुवाद की दो शैलियां आपको पता चली। नाटक, उपन्यास, कहानी, एकांकी, इनके बारे में कोई वर्णन नहीं है। भर्तृहरि संस्कृत के लेखक रहे हैं। शायद आपने 6 to 8 में कभी इनका कोई चैप्टर वगैरह पढ़ा हो। बहुत अच्छे लेखक रहे हैं। मायाकोवस्की विदेशी, आपको नाम से ही पता चल रहा है, इंडियन नहीं है, किसी और लैंग्वेज के हैं। अंग्रेजी के भी हो सकते हैं, रूसी के भी, किसी भी लैंग्वेज के हो सकते हैं। मैं पर्टिकुलर नहीं जानती तो मैं बताऊंगी भी नहीं, पर हाँ भारतीय लेखक नहीं है, ये कंफर्म है। साहित्यिक विशेषताएं, राजेश जोशी जी ने अपनी रचनाओं में समाज का गहनता से चित्रण किया है। उन्हें दुनिया के नष्ट होने का खतरा जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन को बचाने के उपाय खोजने के लिए व्याकुल दिखाई देते हैं। हर जगह वे मनुष्यता को बचाने के लिए संघर्ष करते दिखाई देते हैं। जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें भी मानवता को बचाने का ही बात की गई है, क्योंकि हम कहते हैं बच्चे देश का भविष्य है। यदि देश का भविष्य गर्त में हो, अंधेरे में हो, निचले तल पे हो, तो उस देश का उद्धार हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो यही लेखक की टीस और पीड़ा आपको आगे दिखाई देगी। अच्छा चलो, अगर किताब में ना पढ़ा जाए तो भाषा शैली के बारे में पूछूं तो लेखक की भाषा शैली कैसी होगी? वर्षा, बुक में नहीं देखना, नहीं सीधे बैठो। उर्दू फारसी। हाँ तुमने देख के बताइए, तू तो बिना देखे कुछ बोल ही नहीं सकता विराट। नहीं, बंद नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर उर्दू फारसी में वर्ड यूज किया गया है। मैंने आपको 3 चीजें बताई थी आधुनिक काल के लेखकों की विशेषता, हर बार बताती हूँ और हर बार भाषा सहज और सरल, भाषा सहज और सहज सरल भाषा। आगे शब्द कौन कौन से होंगे उनकी भाषा में? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू, फारसी, अरबी फारसी में और अंग्रेजी। बिल्कुल सिंपल है, कहीं कुछ याद नहीं करना, बस ये चीज याद रखो, हर एक लेखक के में लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। फर्क कहाँ पड़ता है? भारत के स्वतंत्र होने से पहले अंग्रेजी से ज्यादा ये उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रयोग होता था। भारत आजाद होने के बाद जो लेखक हैं उनके में अंग्रेजी का ज्यादा, उर्दू फारसी का थोड़ा कम। और ये सब लॉजिकल है, आप लोगों को समझ आता है क्यों। जैसे जैसे प्रयोग होता है भाषा का, वैसे वैसे ही लेखन में उसका प्रयोग करते हैं। हम जो बोलते हैं वही तो लिखेंगे। कई बार होता है, अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं, मैं कुछ लिखने बैठूं, ठीक है, मेरे माइंड में इंग्लिश का वर्ड तो आ गया कि मुझे इसके लिए ये शब्द यूज करना है। मान लीजिए वर्ड शब्द को ही लेंगे, वर्ड शब्द है, हिंदी में शब्द कहते हैं वर्ड को, और मुझे लिखना है ये जो शब्द हैं ये संस्कृत के हैं, तो मेरे माइंड में शब्द की जगह इंग्लिश का वर्ड आ गया, ये वर्ड संस्कृत के हैं, तो मैंने वहां वर्ड शब्द का प्रयोग कर दिया, क्योंकि मैं वर्ड को अपनी बोलचाल की भाषा में बहुत प्रयोग करती हूँ। सिर्फ इतना है, तो जो बोलचाल चल रही है उसी के अकॉर्डिंग लेखक लिखता है। आगे देखिए, जोशी जी ने अपनी रचनाओं की भाषा में स्थानीय बोलचाल की भाषा और बोलियों को अपनाया है। उनके द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक शब्द अपनी सार्थकता और भावाभिव्यक्ति को प्रकट करने में सक्षम है। छंद मुक्त होते हुए भी उनके काव्य में लयात्मकता का गुण विद्यमान है। छंद मुक्त और छंदबद्ध, इससे मतलब होता है जैसे आपने अलंकार पढ़े हैं, नेक्स्ट ईयर आप रस पढ़ेंगे, इसके साथ ही अगर हम बात करें यूपी बोर्ड की तो उसमें छंद भी आते हैं पढ़ने के लिए, आप लोगों के सिलेबस में नहीं होते। तो छंद क्या होता है? काव्य की जो पंक्ति होती है उसकी मात्राएं देखी जाती हैं। शायद मैंने पहले भी बताया था एक बार, गुरु और लघु करके 2 और 1 काउंट किए थे। राम शब्द मैंने लिखा क्योंकि इसमें एक मात्रा बनी हुई है, तो ये 2 बन गया और ये 1 सिंगल है। मैं सीता शब्द की बात करूं तो स के साथ बड़ी की मात्रा है, 1 के साथ 1, 2 हो गए, और तय के साथ मात्रा है तो 2 हो गए। तो ये जो है ये छंद की मात्राएं होती हैं, और ये लघु और गुरु 2 ही रूप में चलती है, तीसरा नहीं होता। एस का मतलब होता है 2 और इसका मतलब होता है 1। तो छंद हमारे बनते हैं दोहा, सोठा,
होता है चौपाई, ये इस तरह से बनते हैं मात्राओं के हिसाब से। मतलब चौपाई में मान लीजिए 4 लाइनों का पद्य है आपका, प्रत्येक में 16-16 लाइनें होंगी, 2 और 2 4, 2 6 और 1 7, इस तरह से टोटल काउंट करेंगे तो एक लाइन में आपके 16 मात्राएं होंगी। तो ये जो छंद है ये काव्य में बहुत ज्यादा चलते हैं, परंतु जो ये लेखक है राजेश जोशी, इनके में छंद मुक्त काव्य है। मतलब उन्होंने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा मात्राओं का, नॉर्मली अपनी जो बात कहनी थी उसको कहा है। अगर हम रीतिकाल की बात करें, आधुनिक काल से पहला वाला काल है रीतिकाल, अगर हम रीतिकाल की बात करें तो उसमें और उससे पहले वाले काल में यानी कि आदिकाल, भक्ति काल में, इन दोनों काल में छंद वाले काव्य ज्यादा मिलेंगे और सबसे ज्यादा छंद, अलंकार और रस अगर इनका प्रयोग किया गया है तो मैं आपसे पूछूं कौन सा काल होगा? हर एक काल की अपनी एक विशेषता है। आदिकाल सबसे पहला काल है, उसमें रासोग्रंथों की विशेषता है, यानी जितना भी लेखन हुआ है सारा वीर रस पे आधारित है। 99% जितना लिखा गया है सब राजा महाराजाओं की प्रशंसा में लिखा गया है। दूसरा भक्ति काल है, नाम से आपको पता चल रहा है भक्ति के बारे में इसमें कहा गया है, सामाजिक उत्थान की बात की गई है, यानी कि समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर किया जाए। पूरे भक्ति काल में आपको यही मिलेगा, या तो भगवान की भक्ति होगी या फिर सामाजिक बुराइयों को दूर करना। तीसरा आपका आता है रीतिकाल। रीतिकाल की विशेषता यही है, अलंकार, छंद, रस, जितने भी काव्य के तत्व होते हैं ठूस ठूस के भर भर के लिखे हैं। सबसे ज्यादा फेमस है रीतिकाल के कवि बिहारी। उनकी एक लाइन को एक्सप्लेन करने में बहुत सारे लेखक थक जाते हैं। उनको कवि में एक उपमा दी गई है, गागर में सागर भरने वाला कवि। गागर किसे कहते हैं? छोटी सी लुटिया, और सागर कितना बड़ा होता है, तो उनके लिए उपमा दी गई है कि गागर में उन्होंने सागर भरा है। उनकी एक एक लाइन को एक्सप्लेन करने में बहुत बड़े बड़े पेजेस खत्म कर दिए जाते हैं। मैं कुछ पढ़ा के जाऊंगी, अगर आप दूसरे टीचर से पढ़ेंगे वो कुछ बताएगा और तीसरे से पढ़ेंगे कुछ। उनकी काव्य पंक्तियों का इतना सारगर्भित काव्य पंक्तियां हैं कि हर कोई अलग अलग चीज बताता है। हाँ बिल्कुल है। अच्छा इस बात पे एक घटना बता देती हूँ आपको, काट दो। इस बात पे एक घटना बताती हूँ आपको कि एक बार एक कवि ने कुछ पंक्तियां लिखी, तो वो पंक्तियां, वो कविता उनकी सिलेबस में लग गई। तो कवि के दिमाग में कहीं कुछ आया किसी पंक्ति को पढ़ के कि यहाँ पे इसका अर्थ ऐसे होना चाहिए। तो अब वो क्या किया उन्होंने, एक घटना है, मतलब कहानी टाइप की है कि उन्होंने क्या किया, क्लास में जाके टीचर को बताना चाहते थे कि इन पंक्तियों का ये मतलब है। तो जब वो क्लास में गए, बाई चांस की बात है कि टीचर वो चैप्टर बच्चों के सामने एक्सप्लेन कर रहे थे। कवि ने बाहर खड़े होकर सुना कि जो मैंने सोचा था वास्तविकता उससे भिन्न हो गई। जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, वो पढ़ा जो रहे हैं वो तो मेरी सोच से भी कहीं ऊपर है। मैं कुछ सोचता हूँ और पढ़ाया कुछ जाता है। कविता के भावार्थ हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम क्या निकालते हैं, अलग अलग हो सकते हैं ये चीजें। हिंदी काव्य में छोटी सी लाइन आती है, काफी पत्ती हो गई थिर, और ये हिंदी साहित्य की बहुत फेमस लाइन है। मैं साहित्य की बात कर रही हूँ, सिर्फ पर्टिकुलर किसी लेखक की बात नहीं कर रही। इस पंक्ति को बहुत लोगों ने बहुत तरह से एक्सप्लेन किया है। सिंपली जो मुझे पता है वो मैं बता देती हूँ। काफी पत्ती हो गई थिर, आप लोग क्या मतलब, थिर का मतलब है स्थिर होना। क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है? सिंपल सी कि एक हवा चली, पत्ता हिला और बाद में स्थिर हो गया। लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है कि मरने से पहले, जिस तरह कहते हैं ना कि बुझने से पहले दिया फड़फड़ाता है, बहुत तेज रोशनी हो जाती है उसकी, तो मरने से पहले मनुष्य की जो देह है, जो शरीर है, बहुत बुरी तरह से कांपता है, बहुत उसमें अचानक से शक्ति आ जाती है। कई बार कोई इंसान बीमार होता है और उसकी तबीयत ठीक होने लगे तो उसको भी डरा जाता है उससे। कहते हैं पता नहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई इसके साथ कुछ होने वाला हो इसलिए थोड़ा सा ठीक हो रहा है, और उसके मरने के बाद भी कहा जाता है कि बस वो तो ठीक होने लगे थे, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। तो लेखक यही वर्णन कर रहा है कि मृत्यु से स्थिर जो हो गया, मरने के बाद उसका शरीर हो गया, उससे पहले उसमें थोड़ी सी चेतना आई थी। इसके भी अलग अलग एग्जाम्पल दिए जाते हैं। इसके बाद तत्सम तद्भव शब्दों के साथ साथ तत्सम संस्कृत के, तद्भव हिंदी के, उर्दू और फारसी के, कोई अंग्रेजी शब्दों का इसमें नहीं लिखा लेकिन वो मिल जाते हैं। उर्दू फारसी के शब्दों का भी उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। अब देखो पंक्तियां, पहले मैं सिंपली आपको पढ़ के
सुनाऊंगी, उसके बाद आप लोग भावार्थ एक तरह से निश्चित कर सकते हैं अपने दिमाग में। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं। लेखक जो है यहाँ पर अपना दर्द, अपनी टीस, अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। लेखक पहले तो हमें बताता है कि सर्दी की सुबह सुबह बहुत ठंड है, जिस समय हमारे बच्चे रजाई को मुंह पे से हटाना नहीं चाहते। वास्तविकता है अभी ठंड शुरू हुई है एक तरह से, आज कितना ठंडा था, और आज के बाद हम आगे चलेंगे 25 दिसंबर के बाद की ठंड का आप अनुभव कीजिए। सोच लीजिए जब आपकी विंटर वेकेशन हो जाती है क्या होता है, उठने की टाइमिंग क्या होती है आपको? 10 बजे। 10 तो बहुत कम बोल रहे हो। हाँ, 11 से लेके 1 से 1:30 बजे का टाइम होता है बच्चों के उठने का। ठंड लग रही है, अगर कुछ देना है तो बिस्तर में दे दो। देखो मैं मतलब हकीकत है ये बात, मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे को इंडिकेट नहीं कर रही, मेरे घर में भी होता है, मेरे पास भी बच्चे हैं, वो भी यही सब करते हैं। मम्मी देना है तो बिस्तर में दे दो, नहीं तो हम तो सो रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है खाने पीने की। अब बेचारी माँ क्या करेगी, मजबूरी में देके आएगी। तो लेखक यही कह रहा है कि भरी हुई ठंड, बहुत बुरी तरह से ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में, जबकि हमारे बच्चे घर तो छोड़ो बिस्तर से बाहर भी नहीं निकलते, ऐसी स्थिति में सुबह के टाइम, कौन सा टाइम हो सकता है, 6 बजे 7 बजे, क्योंकि जो लोग काम पे जाते हैं ना, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बड़े, एक पर्टिकुलर टाइम होता है स्पेशली मजदूरों के लिए। क्योंकि अगर वो सुबह सुबह जल्दी जाएंगे तो उन्हें मजदूरी के लिए कोई रख लेगा, अगर वो लेट जाएंगे तो कोई रखेगा नहीं। जिनकी जॉब परमानेंट है, जो रेगुलर जॉब पे जाते हैं, उनको तो आप अवॉइड कर सकते हो, 10 मिनट 15 मिनट लेट हो गए चलो चल जाता है क्योंकि फिक्स है। लेकिन जिनकी फिक्स नहीं है, जो मजदूर है, अब आप बड़ौत की बात करो तो नहर पे सुबह के टाइम कितने मजदूर लोग खड़े रहते हैं, बहुत ज्यादा। और उसका कारण क्या है, चाहे वो गर्मी है चाहे सर्दी है, गर्मियों में कितनी तेज धूप निकल जाती है सुबह 7 बजे, और वो उस धूप में वहां खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ी भी देर हो गई तो दिहाड़ी गई, मतलब उस दिन की मेहनत खराब होगी। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि सुबह सुबह बहुत ठंडे मौसम में बच्चे क्या है, कोहरे से ढकी सड़क पर, पूरी धूप पड़ी हुई है, चारों तरफ अंधकार है, और छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये जो बात है, ये जो लेखक ने लिखा है, लेखक कहता है हमारे समय की, हमारे रहते हुए ये सबसे भयानक पंक्ति है। कम से कम वैसे तो देखा जाए तो मोदी सरकार सब कुछ अच्छा कर रही है, धीरे धीरे एकदम से पूरी व्यवस्था नहीं बदली जाती, धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। और आप लोग जानते हैं बाल मजदूरी पर बहुत टाइम से बैन भी है। अगर कोई शिकायत करता है, अगर कहीं किसी का पता चल जाता है तो सीधे जेल है बिना किसी सुनवाई। लेकिन ये एक्ट लगे हैं, ये बातें हुई हैं। अब हम पहले की बात करें तो पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि होता क्या था, लोग बाल श्रमिक रखना ज्यादा पसंद करते थे। छोटा बच्चा है, मजदूरी उसे जो मर्जी दे दो, कम से कम रुपए में ज्यादा से ज्यादा काम करने वाला, क्योंकि बड़ों की एनर्जी के मुकाबले बच्चों की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, डांट खाना और मार खाना, बड़े के ऊपर आप हाथ नहीं उठा सकते, छोटे के ऊपर फटाक से हाथ चला देते हो। तो ये सारी चीजें कंपैरेटिवली देखी जाए, क्योंकि हमारा समाज इस सब का उदाहरण है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान इससे मुंह नहीं फेर सकता। कोई कहने लगे नहीं जी ऐसा नहीं होता, बिल्कुल होता है, आज भी होता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको मिलेगा फिरोजाबाद में। क्या है फिरोजाबाद? क्या बात है, किसी को कुछ नहीं होता क्या? हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में कहीं कुछ नहीं होता, पढ़ाया जाता? फिरोजाबाद को चूड़ियों का शहर कहते हैं, कांच का शहर। कभी नाम पढ़ा होगा? जयपुर को गुलाबी पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी शहर कहा जाता है। तो इसी तरह से फिरोजाबाद को कांच का शहर कहा जाता है। ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कांच का शहर कौन सा है? फिरोजाबाद। तो जो ये कांच होता है, इसकी क्या क्वालिटी है कि ये आग में जितनी जल्दी पिघलता है उतनी ही स्पीड से ये अपनी शेप ले लेता है। तो फिरोजाबाद अब तो शायद बंद हो गया, पहली बार तो लोगों ने कांच की चूड़ियां लेडीज ने पहनने बंद कर दिया, लेकिन जितनी भी कांच की चूड़ियां बनाई जाती हैं वहां पे फिरोजाबाद में बाल श्रमिक होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को फैक्ट्री में रखा जाता है और उनके कभी हाथ देखना
में दिखाया गया था, उनके हाथों में छाले पड़ गए थे मोटे मोटे, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं उसी आग में। क्यों? कांच जब शेप लेता है वो फटाक से उसको घुमा देते हैं उसी टाइम। गरम गरम कांच को हाथ लगाते हैं, गरम गरम लाख को हाथ लगाते हैं, लाख की और कांच की चूड़ियां उधर ही होती हैं। तो ये सब जो स्थिति है ये बहुत ही दर्दनाक है। हम चाहें, अगर फैक्ट्री का मालिक चाहे तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट भी प्रयोग कर सकता है, इस तरह के औजार भी प्रयोग कर सकता है, लेकिन क्योंकि मशीनें और औजार से महंगे पड़ेंगे और ये बाल मजदूर हैं, जो काम बड़ा व्यक्ति 500 में कर रहा है, बालक जो है वो 100 या 150 रुपए में कर रहा है और मशीन उसी काम को बाजार में कर रही है, तो किसे अफोर्ड किया जाएगा? बाल श्रमिकों को। फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा बाल श्रमिक मिलेंगे। इसके अतिरिक्त मैं लॉजिक की बात कर रही हूँ, कोई अन्यथा न ले, फिरोजाबाद मुस्लिम संप्रदाय की जगह है, मतलब मॉडल जो है वहां पर ज्यादा है और इनके यहाँ बच्चे भी ज्यादा हो जाते हैं। तो भाई मैंने कहा कोई अन्यथा न ले, लॉजिकली बात कर रही हूँ और वास्तविकता है, छोटे छोटे बच्चों को हर कोई घर से नहीं निकालता, लेकिन जिसके यहाँ गरीबी है बहुत ज्यादा गरीबी, वो किसी भी कास्ट में आता हो, वो लोग निकालते हैं। बहुत सारे अपने बंजारे देखे होंगे, इस तरह के लोग जो इधर से उधर घूमते हैं। अभी पीछे भी आ रहे थे, यहाँ पे स्कूल से निकलते टाइम बहुत सारे बैठे रहते थे झोपड़ियाँ सी डाल डाल के, वो लोग भी करते हैं। दुदलनी भी कहते हैं उन लोगों को, दुदलनी, वो कांच और उसका सॉरी कांच का कहते हैं, लोहे का सामान ज्यादा बेचते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो यही काम करते हैं। उनके यहाँ के भी छोटे छोटे बच्चे आपको इसी तरह के कार्य में करते हुए मिलेंगे। लेकिन हम बात कर रहे थे बाल श्रमिकों की। लेखक आगे क्या कहता है? भयानक है इसे विवरण की तरह लिखे जाना। विवरण किसे कहते हैं? किसी बात को विस्तार पूर्वक लिखना। जो चीज पीड़ादायक है, जो बात हृदय को कष्टकर है, हृदय को दुखाने वाली है, उस बात पर किसी की लेखनी कैसे चल सकती है? इस चीज को दिल से सोचो, दिल से समझो, तो बहुत ही दुखद घटना है, इस पर लेखनी चलाने वाला हिम्मत वाला होना चाहिए। कैसे लिख सकता है कोई? अभी तो इसके तो विरोध में खड़े होकर कार्य करना चाहिए। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या आपको इससे कुछ समझ आ रहा है? बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं हम बता रहे हैं, अरे हम पूछ रहे हैं, कहने कि हम इस पर सवाल उठा रहे हैं, बच्चे काम पे क्यों जा रहे हैं। बिल्कुल, हमें सवाल उठाना चाहिए कि छोटे बच्चों का क्या कोई अधिकार नहीं है? क्या कोई सरकार नहीं है? क्या कोई देश में देखने वाला नहीं है? क्या कोई बड़ा छोटा नहीं रह गया? हमारे घर के बड़े क्या हमें ये काम करने देंगे? अगर हमारे घर के बड़े नहीं करने देते तो किसी और के बच्चे से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? देश का भविष्य किसी एक व्यक्ति के हाथ में निर्धारित नहीं है, किसी एक परिवार के बच्चों की धरोहर नहीं है, बल्कि देश के सारे बच्चे उस धरोहर को जोड़ते हैं। विश्व में जितने भी बच्चे हैं सारे ही देश का भविष्य, अपने अपने देश का भविष्य है। अब हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में ये प्रावधान है, वहाँ के जो लोग हैं वो एक निश्चित आयु तक ही अपने बच्चे को संभालते हैं। उसके बाद उसकी पढ़ने की, रहने की, खाने की, पीने की सारी जिम्मेदारी कौन ले लेता है? वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार ले लेती है। तो कहीं ना कहीं देखो दोनों पक्ष देखे जाते हैं। क्योंकि सरकार जिम्मेदारी ले रही है तो बच्चों के मन में माता पिता के प्रति प्रेम भाव, आदर सम्मान की भावना ये सब खत्म हो जाती है। हमारे देश में ये देखने को मिलती है, क्योंकि बच्चे माता पिता के साथ रहते हैं, उनके साथ प्राथमिक लगाव हो जाता है। अब दूर रहेंगे तो होगा ही नहीं। लेकिन देखा जाए तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इतना अच्छा हिसाब किताब किया है, ज्यादा नहीं, हर किसी के बच्चे को अपने पास रखना मुश्किल है, खाना पीना जनसंख्या कम है वो ठीक है, लेकिन हर एक चीज जनसंख्या के ऊपर नहीं कह सकते। अगर अब के टाइम को देखा जाए तो भारत सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहली चीज आती थी पढ़ाई। आप जानते हैं पढ़ाई का महत्व। पहले समय में बच्चे पढ़ते नहीं थे, काम करते थे। आज के टाइम में सरकार ने बैन किया है बाल श्रमिकों के लिए, बाल मजदूरी को। इसके अतिरिक्त जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं सभी में खाना पीना, कपड़े, किताबें सब कुछ मुफ्त है, पढ़ाई भी मुफ्त है। लेकिन वो कराना किसकी जिम्मेदारी है? माता पिता की। अब हालांकि वास्तविकता तो ये है कि टीचर्स जो हैं प्राइमरी स्कूल के, वो बच्चों के घर भी जाते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे को भेज दो, सब कुछ मिलेगा। बहुत से लोग तो सिर्फ मिड डे मील के चक्कर में बच्चों को स्कूल भेजते हैं। लेकिन मैंने खुद वहां पर देखा है, तब बता रही हूँ, मतलब अगर उन लोगों को, उन बच्चों को मौका दिया जाए तो सीरियसली, क्योंकि बौद्धिक क्षमता हर किसी की अपनी होती है, IQ लेवल
सपोर्ट नहीं है, पीछे से परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते, और वास्तविकता से आप लोग भी अनजान नहीं है। एक प्राइवेट स्कूल का और एक गवर्नमेंट स्कूल का कंपैरिजन किया जाए, सरकार सुविधा देती है, लेकिन जो सुविधाओं को चलाने वाले हैं कहीं ना कहीं उनकी दोष, उनकी गड़बड़ी रह जाती है। अगर वहां पे कोई शक्ति हो, वहां पे कोई देखने करने वाला हो, तो शायद जो ये प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे निकल के आ रहे हैं उससे ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल के निकल आए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो सुविधाएं नहीं है तो हमारा जो माइंड है उस तरफ ज्यादा भागता है, लेकिन डिपेंड आईक्यू के ऊपर ही करता है। बच्चा इंटेलिजेंट है, किसी का भी हो सकता है, उसको थोड़ी सी सुविधा मिल जाए, बस जरा सी, कहते हैं ना उंगली पकड़ने का तिनके का सहारा मिल जाए, वो उसी से आगे निकल जाता है, लेकिन दोनों तरफ से होनी चाहिए। लेखक कह रहे हैं कि ये जो बात है बच्चे काम पे जा रहे हैं, इसको विवरण की तरह नहीं लिखना, हमें बताना नहीं है कि बच्चे काम पे जा रहे हैं, बल्कि हमें सवाल करना है, सरकार से सवाल करना है, उनके माता पिता से सवाल करना है, समाज से सवाल करना है कि बच्चे ही काम पे क्यों जा रहे हैं। बड़े भी तो कर सकते हैं ना। आगे देखिए, आप देखो बच्चों के साथ कौन कौन सी चीजें लेखक ने जोड़ी है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं गेंदें, सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? अब क्योंकि बच्चों के साथ हम जोड़ें, कौन कौन सी चीजें होती हैं। छोटे बच्चे की बात करें, उसे खेलने के लिए गेंद चाहिए, ठीक है, खिलौने चाहिए। तुम्हारे तो फोन से आगे दुनिया ही नहीं है, क्या करें। लेकिन फोन में भी तो तुम्हें वही सब चाहिए। बताओ कितने बच्चे हैं फोन में क्रिकेट देखने वाले, क्रिकेट खेलने वाले, देखने वाले, खेलने वाले फोन में, मतलब गेम्स होते हैं ना क्रिकेट के, खेलते हैं बच्चे। क्रिकेट ना खेलते कोई। हाँ, पबजी तो बैन हो गया, बढ़िया बड़ी गलत बात है सरकार की। है। अच्छा चलो, है ना, गेम ही है ना, वो भी गेम ही है। हम बात खिलौनों की कर रहे हैं। पुराने समय में टॉयज ऐसे होते थे, लड़कियों के वो गुड्डे गुड़िया वगैरह, और लड़कों के ये क्रिकेट और बल्ले, और ये पुराने समय से चल रहे हैं, रामायण महाभारत से चल रहे हैं। सीता गुड़िया से खेलती थी और राम बल्ले चलाते थे। ठीक है, सबके अपने अपने होते हैं। तो लेखक कह रहा है क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें। अंतरिक्ष आपको पता है ऐसी जगह है जहां पर कोई चीज चली जाए तो वापस नहीं आ सकती, पृथ्वी की ग्रेविटी उसे नहीं खींचेगी, गई तो खत्म। तो लेखक का कहने का तात्पर्य है क्या जितनी भी खिलौने हैं, जितनी भी गेंदें हैं, वो सारी की सारी अंतरिक्ष में चली गई हैं, खो गई हैं, लुप्त हो गई है कहीं, जो बच्चे उनसे खेल नहीं रहे। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। अगर हम छोटे बच्चों की किताबों की बात करें, आप लोगों की किताबें तो काली पीली होती हैं, लेकिन छोटे बच्चों की बुक्स होती हैं बड़ी कलरफुल और बड़ी सुंदर सुंदर होती हैं। तो यहाँ पे लेकर छोटे बच्चों की बात कर रहा है, तो वो कह रहा है जितनी भी रंग बिरंगी पुस्तकें हैं सुंदर सुंदर, क्या उन सबको दीमक खा गई? क्योंकि अगर दीमक किसी चीज को खा लेती है तो वो भी समाप्त हो जाती है, खत्म। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? और क्या किसी पहाड़ के नीचे सारे खिलौने दबा दिए गए हैं जो छोटे बच्चे खेल नहीं सकते? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या कोई भूकंप आ गया जिसमें कि सारे के सारे, मदरसा कहते हैं पढ़ाई का स्थान, आप उसे विद्यालय कहें, मदरसा कहें। मदरसा कौन सी भाषा का शब्द है? उर्दू का, ठीक है। तो मदरसे के लिए कहा जा रहा है, विद्यालय के लिए कहा जा रहा है। क्या कोई भूकंप आ गया था जिसमें सारे के सारे मदरसे ढह गए, जो बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते? लेखक कह रहा है बच्चे खेल नहीं सकते, बच्चे पढ़ नहीं सकते, तो ये सारे क्यों हो रहे हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्योंकि इन सब के लिए क्या चाहिए? मैदान, बगीचे और घर का आंगन। बच्चों को खेलने के लिए ये 3 जगह होती है, या तो पार्क में खेलेंगे, या तो ज्यादा छोटे बच्चे हो तो अपने घर के चौक में, आंगन में खेलते हैं, और इसके बाद मैदान। मैदान और पार्क एक ही तरह से ले लीजिए। पार्क में अलग तरह के गेम्स होते हैं और आपके क्रिकेट वगैरह के लिए आप मैदान यूज करते हैं। पढ़ाओगे हो गया, पता नहीं। तो लेखक कह रहा है कि क्या ये सारी चीजें एकाएक खत्म हो गई हैं? जो छोटे